दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से एक रिवीजन श्रृंखला चलाई जा रही है। सामान्य अध्ययन की एक रिवीजन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं के अंतर्गत इनको समझेंगे। क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं? जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहला देखते हैं लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित और विस्तृत संविधान। जो भारतीय संविधान है ये लिखित है और काफ़ी बड़ा संविधान है। बड़ा का मतलब विस्तृत। उतना बड़ा तो पूरे विश्व में किसी का संविधान नहीं है। किसी भी देश के संविधान या जो संविधान है, इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना भारतीय संविधान है, जितना बड़ा। वो भी लिखित है, लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां। समझिए इस बात को। जो मूल संविधान है, जो लिखा गया था, वो 395 उसमें अनुच्छेद था, 22 भाग और अनुसूचियां कितनी थी? 8। अगर क्रम से देखा जाए तो आज भी उतने ही हैं, लेकिन इसका संख्या बढ़ गया है। आज अनुच्छेद 395 से बढ़ के 465 हो गया है। कितना? 465 लगभग। भाग कितने हैं? 22 थे, आज 25 हो गए हैं। और अनुसूची 8 थे, आज 12 हो चुके हैं। तो मूल संविधान से जो अनुच्छेद था और भाग था और अनुसूचियां थी, सभी में वृद्धि हो चुका है, लेकिन क्रमांक वही है। आज भी क्रमांक वही है, लेकिन संख्या सिर्फ बढ़ा है। आइए दूसरा देखते हैं, मुख्य बिंदु या मुख्य लक्षण संविधान की। संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य हम किसे कहेंगे? हम उन राज्य को कहेंगे कि जो अपना निर्णय स्वयं ले सके, चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे बाह्य मामला हो या विदेशी मामला हो, वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। किसी देश से या विदेश से या किसी अन्य देश से प्रेरित नहीं होंगे, या उनकी दखल अंदाजी इसमें नहीं होगी, या वे देश दखल नहीं देंगे इसमें। ये अपना निर्णय खुद लेगा। संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब यह है कि वे राज्य जो अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद से ले सकें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो या राष्ट्रीय मामला हो। सिर्फ इतना आप समझिए। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि ये अपना निर्णय स्वयं लेता है, चाहे राष्ट्रीय मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो। हाँ, राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर है, लेकिन वे स्वेच्छा से है। जो राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है भारत, वे खुद स्वेच्छा से है, किसी के दबाव में नहीं है। तो ये राष्ट्र कैसा है भारत? संप्रभुता संपन्न राज्य। आइए देखते हैं अगला, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दो शब्द हैं यहाँ पे, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक क्या है? किसमें जो सरकारें चुनी जाती हैं जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, या प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जनता का ही शासन है जनता के ऊपर। जनता का ही शासन है जनता के ऊपर, और जनता के द्वारा ही है शासन। तो लोकतंत्र है। इसमें निर्वाचन होता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनता द्वारा चुने जाते हैं। गणराज्य, गणराज्य का ही मतलब है, क्या होगा? गणराज्य का मतलब कि जो
इसके मुख्य हैं, जो राष्ट्र के मुखिया हैं वे वंशांगत नहीं होंगे बल्कि चुने जाएंगे। गणराज्य का मतलब है जो प्रदेश या राष्ट्र कहें, राष्ट्र न करके राज्य कहेंगे हम। राज्य वे राज्य जिनके जो मुखिया हैं वे या मुख्य शासक हैं वे चुन के होंगे, वंशांगत नहीं होंगे, वे उनका चुनाव होगा। ये कोई भी बन सकता है, वंशांगत नहीं होंगे। ब्रिटेन में जैसे वंशांगत हैं, उन वहाँ की जो महारानी है वो वंशांगत है, लेकिन अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव होता है, ये वंशांगत नहीं होते। तो लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक का मतलब चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र, इसको प्रजातांत्रिक भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं। और एक गणराज्य, गणराज्य का मतलब जो प्रेसिडेंट हो या मुखिया हो वो चुना जाए, न कि वंशांगत हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ऐसी बात नहीं। ब्रिटेन की तरह बिल्कुल नहीं है। अपने संविधान में, जो भारतीय संविधान है, इसमें गणराज्य की स्थापना हुई है। कठोर और लचीला संविधान, जो अपना संविधान है भारतीय संविधान, एक कठोर और लचीला संविधान है। दोनों शब्द दिया है, कठोर और लचीला। कहीं कहीं कठोर दिखता है, कहीं कहीं लचीला दिखता है। जैसे कुछ संविधान संशोधन किसी मुद्दे पे या किसी विषय को लेके काफ़ी कठोर है, और कुछ संशोधन तो ऐसे हैं कि सिर्फ सर्वसम्मत से हो जाते हैं। तो कठोर और लचीला दोनों का समन्वय देखने को मिलता है इस भारतीय संविधान में, या अपने भारतीय संविधान में, कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। तो ये रहा कठोर और लचीला संविधान। एक विशेषता ये महत्वपूर्ण है, हम लोग विशेषताओं को देख रहे हैं, इनके क्या लक्षण है, अपने संविधान के विशेषता क्या है। एकल नागरिकता, अपने संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक व्यक्ति की सिर्फ एक नागरिकता होगी, देश का नागरिक। हर प्रांत अलग अलग नागरिकता नहीं देगा, सिर्फ एक भारत का ही नागरिकता प्राप्त होगा। वे कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो समझिए, सिर्फ एकल नागरिकता होता है अपने देश में, सिर्फ एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है अपने संविधान के अंतर्गत। अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है, एक प्रांत का अलग है और राष्ट्र का जो देश है उसका अलग है। लेकिन अपने यहाँ ऐसी बात नहीं है, एक ही नागरिकता है, राज्य का अलग से नागरिकता बिल्कुल नहीं है। अगला देखते हैं विशेषता, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, जब संविधान बनकर निर्माण हुआ था तो उस समय मत देने का अधिकार 21 साल था। 21 ईयर्स। लेकिन 61वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, जो 1989 में हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो आज तक चली आ रही है। तो पहले शुरुआत में 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, आज 18 हो चुका है। 61वां पूछ देता है प्रश्न में, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो कौन सा संशोधन था संविधान का? 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। मताधिकार का मतलब वोट देना आपका। पंथ निरपेक्ष, ये क्या है भाई? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अपने संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। क्या है पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ की भावना रखी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म इसका मुख्य धर्म हो, राष्ट्र का कोई धर्म हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब धर्मों को सम्मान दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने
मत क्या कहेंगे, अपने विवेकानुसार या अपना खुद का व्यक्तिगत उनका राय हो सकता है कि कौन सा धर्म माने कौन सा न माने, पूरी तरह स्वतंत्र है। तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का कोई एक धर्म विशेष नहीं है। जैसे और देशों में है, एक धर्म उनका है, इस्लाम है, ईसाईयत है, जो भी हो, लेकिन अपने देश में ऐसी बात नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई है अपने देश में। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भावना, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देना, सब धर्मों को समान रूप से देखना। समाजवादी राज्य, अगला देखते हैं समाजवादी। यहाँ पे हम देखेंगे समाजवादी। देखिए, समाजवाद या समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान के 42 संविधान संशोधन में प्रयोग हुआ था। समझिए, मूल संविधान में संविधान शब्द, जो मूल संविधान था, समाजवाद का वहाँ नाम नहीं था। समाजवाद विशेषकर उद्देशिका में इसका प्रयोग किया गया है। समाजवादी उद्देशिका, जो संविधान का उद्देशिका है, उसी में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। कब किया गया है? संविधान संशोधन 42वां में, या 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। तो दोस्तों, समाजवाद का मतलब यह है कि जो नागरिक हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक समानता को इसके अंतर्गत रखा जाए। किसी व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक जो स्वतंत्रता है और जो समानता है, इसमें भेद न किया जाए। तो समाजवाद का स्थापना कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं समाजवादी होने का मतलब है कि न्यायिक रूप से न्याय और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता लाना। देश के नागरिकों के बीच आर्थिक रूप से, न्याय के रूप में देखा जाए और सामाजिक रूप में देखा जाए तो समानता लाना, समानता की बात करना, वही समाजवादी राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत। इसकी चर्चा आज यहाँ पे हुई। इसी क्रम में आप लोग देखते रहिए वीडियो। आपको जो महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, जहाँ पे डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आगे आरओ का या एआरओ का एग्ज़ाम है 2 महीने 2.5 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर पीसीएस का होगा, यूपी पीसीएस 2024। तो हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम आपके बीच लाते रहेंगे, बशर्ते आप लोग सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा और हम वीडियो लाएंगे ऐसे ही। धन्यवाद।